क्या समय सिर्फ मिथकों का आख्यान है? जब हम बिहार विधानसभा चुनाव कवर करने की तैयारी कर रहे थे, तो हर जिले में कई ऐसे लोगों का जिक्र हुआ जो किसी की नज़र में बाहुबली हैं, किसी की नज़र में रॉबिन हुड हैं, किसी की नज़र में कई किस्सों से बना एक आख्यान है। तो हमने सोचा, सुनी सुनाई बातों पर क्यों अटके रहें, खुद जाकर साक्षात्कार कर लें। हमारे साथ गोपालगंज में, जहां हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है, वहां के एक कद्दावर नेता हैं जिनका नाम है काली पांडे। अब कद्दावर की परिभाषा क्या है, पैमाना क्या है? अपने नाम के लिए पहला पैमाना तो ये रहा कि 84 की लहर में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुआ, जिसे लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा के बजाय शोक सभा का चुनाव कहते थे, बड़े बड़े विपक्षी नेता हार गए, तब गोपालगंज लोकसभा से एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीत जाता है। तो यहाँ से रुचि जागी। फिर हमें प्रतिघात फिल्म से जुड़ा एक मिथक बताया गया, फिर और कई किस्से सुनाए गए। तो ऐसे काली पांडे जी से हम लोग बात करने आए हैं। ये जब आपके बारे में जिक्र हो रहा था, तो लोगों ने जो पहली चीज़ बताई वो ये बताई कि यहाँ के एक बड़े नेता थे नगीना बाबू, नगीना राय, उन पे कोई जानलेवा हमला हुआ और उसमें आप पर मुकदमा हुआ। क्या है वो पूरा प्रकरण सर? सबसे पहले तो मैं आपके पूरे टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सुदूर इलाके में आकर और अपने चैनल के माध्यम से जो कहानी आपने बताई, वो कहानी में मिथ्या पूर्ण तथ्य थे। जहां तक आपने पूछा कि नगीना राय जी के घटना के बारे में, तो आपको ताज्जुब होगा, पटना रेलवे स्टेशन पर बम चला था और उसमें मेरे नहीं कई लोगों के नाम दिए गए। मैं घर पर बैठा था पटना में एज एमएलए। अकस्मात पुलिस आई, आज के ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह उस समय डीएम थे, और मैं समझ नहीं पाया कि मेरा गुनाह क्या है। अगर कोई अपराध करता है तो चैन से बैठकर खिजाब नहीं लगा रहता। पुलिस ले गई, लेकिन खुद नगीना राय जी की पत्नी, क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं था, हमारे पिताजी पहले चुनाव में जब टिकट उन्हें नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ाए और इंडिपेंडेंट एमएलए बने। पुत्र नहीं हो रहा था, उनके कुंडली में था कि पुत्र योग न दृश्यन्ते कन्या योग न भविष्यन्ति। तो यहाँ पूजा हुआ, उनको पुत्र हुआ। जब अपने पत्नी से उन्होंने कहा कि तुम भी कहो, ये काली पांडे थे, पत्नी ने इनकार कर दिया और लास्ट में खुद कोर्ट में लिख कर दिए कि गलत मैंने एफआईआर किया था, मैं नहीं लिखा, वो खुद लिख कर दिए। अब वही जेल यात्रा मेरे लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि जिला के हर वर्ग के लोग कहने लगे कि गलत फंसाया गया है, और 3,87,000 वोटों से मैंने इंडिपेंडेंट पटना जेल में रहकर चुनाव जीता। और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आज तक तो कोई इंडिपेंडेंट इतना वोट से नहीं जीता था। तो उस घटना को मैं आपको स्पष्ट कर दिया। और जहां तक आपने बार बार आपने कहा कि बाहुबली, मैं बाहुबली हूं। देखिए, बाहुबली के परिभाषा को आप लोगों ने जो विकसित किया है वो गलत है। इसलिए गलत है कि बाहुबली उसे कहा जाता है
जिसको ताकत हो, और वो ताकत राइफल बंदूक से नहीं मिल सकती है, वो ताकत जनता के स्नेह प्रेम से मिल सकती है। और किसी गरीब का रक्षा करना अगर बाहुबली है तो इसे स्वीकार करता हूं। बाहुबली की परिभाषा है, आप लोगों ने अभी देखा आपने कि बाहुबली फिल्म आया, हिट नहीं सुपर हिट हुआ। तो बाहुबली का परिभाषा, रॉबिन हुड का परिभाषा जो पत्रकारों ने विकसित किया है वो गलत है। ये जब आप जेल में गए, कई लोगों ने ऐसा लिखा है कि बिहार में कई लोगों के एम्पायर की शुरुआत जेल से होती है, क्योंकि जेल में और भी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से भेंट होती है। आपका जेल अनुभव कैसा रहा? पहले तो किसी नेता को विरोध से भी विरोध कोई व्यक्ति हो, उसे जेल नहीं भेजना चाहिए। नेताजी का पावर होता है और पावर का सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। एक अबोध बच्चा जेल में अगर जाता है तो किसी सेंट्रल जेल में 2200-2300 से कम कैदी नहीं होते हैं, तो 2300 क्रिम लोगों से भेंट हुआ। नहीं, जगन्नाथ मिश्रा जी हमको एक जगह सुकून से नहीं रहने देते थे। एक जेल में 1 महीना रहा, फिर दरभंगा रहा। जेल ट्रांसफर का दौर उन्होंने इतना शुरू किया कि कई हजार लोगों से जेल के अंदर मुलाकात हुई और मीट का डाइट काटकर मुझे चुनाव लड़ने के लिए 1,75,000 रुपया कैदियों ने दिया। तो जेल भेजना किसी भी व्यक्ति को, वो तो खुद लोगों से परिचय होता है, उसमें अनेकों क्रिमिनल्स है, रिनाउंड गुंडे हैं। तो जो शरीफ आदमी है वो भी हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता। जब आपकी कहानी यहाँ के लोगों ने बतानी शुरू की, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, तो उन्होंने भी यही कहा कि जितना हम जानते हैं, काली पांडे की महत्वाकांक्षा तो ये थी कि गोपालगंज के ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग पा जाएं और अध्यापक लग जाएं, बिल्कुल शुरुआती दौर में। लेकिन फिर किसी ने कहा कि समय, किसी ने कहा कि संगति, कि वो किसी के लिए खौफ का तो किसी के लिए संरक्षण का पर्याय हो गए। कैसे बना ये काली बाबा का मिथ? ये सच है कि आप अध्यापक बनना चाहते थे? भाई जी, मैं ट्रेनिंग था, मैं स्कूल में लास्ट सेमेस्टर में था। स्कूल में बच्चों को, लास्ट सेमेस्टर में स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। सही बात था कि 80 के पहले मुझ पर या मेरे पूरे खानदान पर 107 के मुकदमे नहीं थे। हमारे खानदान की गिनती जिला में एक सभ्य परिवार में होती थी। तो बनना तो चाहते थे टीचर, लेकिन न जाने क्यों एक ऐसी घटना हुई कि मैं संकल्प के साथ यह अफसर को जूता से पीटा जाता था। यहां लोगों की जुबान बंद कर दी गई थी। थाना प्रभारी हाजिरी देते थे नेताओं के पास। तो मेरे दिमाग में आया कि जो अफसर अपने घर से आया है, कोसों मील दूर आया है, उसको हम मारते हैं, पीटते हैं। अगर बहादुर हम हैं तो उसके गांव पर जहां का रहने वाला है वहां जाकर उसको हम बेइज्जत करें, तब इसे मर्दाग्नि कहते हैं। मैं एक क्रांतिकारी युवा परिषद का गठन किया हर ब्लॉक में और सोचा
तो मैंने उसके लिए 5 साल गांव गांव में घूमना शुरू किया। उस समय जमाना था कि जीप नहीं थी, उस समय जमाना था कि किसी के यहाँ एक ट्रैक्टर होती थी, मोटरसाइकिल का तो कोई नामे निशान नहीं था। साइकिल से चलकर मैं 5 साल एक तपस्या के तरह क्षेत्र में लगा रहा, वो भी हेडक्वार्टर गोपालगंज में, जहां मात्र 3000 वोट पंडितों की थी, और वहां से मैंने 45,000 वोट से जीता। तो लोगों को एक हम में विश्वास आया। जीतने के बाद एक नारा आया कि काली पांडे की दूसरी लड़ाई होगी दिल्ली की चढ़ाई। नेता घबरा गए, और मैं जीतने के बाद हर गांवों में मैं 1 मिनट समय बर्बाद नहीं किया। हर गांवों में लोगों का डिमांड बढ़ता गया, और एक घोटाला हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में। श्रीमती गांधी ने यूपी बिहार के लोगों को बचाने के लिए पिपरा बांध का निर्माण कराया था। दुर्भाग्य है कि प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे और बांध टूट जाता था। 1 ईयर का जो एमबी पर मेजरमेंट चढ़ा था, उसको मैंने पकड़ा कि 1 ईयर का जो मेजरमेंट है 9 साल का सेम मेजरमेंट था। मैंने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया कि खुद मुख्यमंत्री जी आप अरबों रुपया का घोटाला किए हैं। परिणाम हुआ, ये आपने किसको, चंद्रशेखर सिंह को कहा कि जगन्नाथ मिश्र? जगन्नाथ मिश्रा को। जब पूरे सदन में उन्होंने अपमान देखा तो उठाकर जेल भेज दिए। आज तक इस जिले में कोई जात के लोग हों, अगर ये कह दे 2 चीज कि काली पांडे के पास गए, मेरा काम नहीं किए, और दूसरी चीज कोई कह दे कि हमसे 1 रुपया लिए, ईमानदारी के रूप में मेरी छवि उभरी। और आज भी ईमानदारी का ही फल है कि एक सैलाब की तरह लोगों का विश्वास है। आपने कहा किसी से 1 भी रुपए नहीं लिया, लोगों ने इसकी तस्दीक की और कहा लोगों से रुपया नहीं लिया, लेकिन इस पूरे इलाके में यदि किसी सरकारी ठेके को घटित होना होता था तो वो काली पांडे के आशीर्वाद, उनके संरक्षण के बिना मुमकिन नहीं था, और वहीं से आपकी आय के स्रोत पैदा हुए। पहले मैं आपको बता दूं कि उस समय जब मैं एमएलए था तो ठेका स्वतंत्र था। मैं आज तक तो इसमें पढ़ा ही नहीं। ये ठेके की क्या जरूरत है, ठेके के लोगों को दिलवाने की क्या जरूरत है। जब तक आज भी 1000 बीघा जमीन है, ये बंगला देख रहे हैं, यहाँ कोई रहता नहीं है। ये अपने प्रॉपर्टी को ही, जो बाप दादा का संपत्ति है, उसी को संभालने के लिए फुर्सत नहीं है। मैं आज तक तो जीवन में कभी ठेका किया ही नहीं। ठेकेदारी की बात कहाँ है। जब मैं एमएलए था तभी 1 रुपया फंड नहीं था, एमपी था तभी 1 रुपया फंड नहीं था। अगर ये कोई कहता है ये ठेका, भाई जी आज तक मैं गंडक ऑफिस कहाँ है, गोपालगंज में कौन दुकान कहाँ है, 40 वर्षों में मैं कभी दुकान पर नहीं बैठा। अगर शहर में पैदल मैं चल देता हूँ तो जो दुकान है, मोची जूता सीने वाला है, वो पीछे लग जाता है। तो ये आपको कोई बताया, आप गलत सुन लिए होंगे। नहीं, मैं तो इसीलिए जो कुछ भी सुनता हूँ मान्यवर, मैं पूछ लेता हूँ, हाँ, तो इसीलिए ना ताकि सबका पक्ष आ जाए। नहीं, इसीलिए ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो ठेका बताया होगा जो वर्तमान विधायक है उनके बारे में,
लेकिन आपने गलत सुन लिया कि वो ठीका काली पांडे के बारे में बताया जाता है। जो काली पांडे के बारे में सुना वो उनसे, जो पप्पू पांडे के बारे में सुना वो उनसे पूछा जाएगा। ये बताइए कि ये सब चीज़ें जब चल रही थी और आपने कहा कि आप चलते तो सैलाब उमड़ता, तो 1984 के बाद फिर काली पांडे इतने चुनाव लड़े, लोकसभा के और विधानसभा के, जीत क्यों नहीं पाए? क्या वजह रही? जीतने के वो न जीतने का कारण यही था कि मैं जीत के करीब पहुंचा। कभी भी आप उठाकर देखिएगा कि तो 2.5 लाख पौने 3 लाख वोट मुझे मिला है। पहले के राजनीति में कोई आदमी एक बार मिल ले दोबारा नहीं आता था, वही भंसा चलाना, लोगों को खिलाना। लेकिन इस बार की राजनीति ऐसी है कि पैसा मुख्य कारण है। काली मेरा नाम है, हर वक्त मैं खाली रहता हूं। 84 के चुनाव में बिनश्री दुबे और कमलापति त्रिपाठी जब इन किए गोपालगंज में, तो छोटा छोटा बच्चा नारा लगाता था, काली पांडे जिंदाबाद, शेर छाप जिंदाबाद। कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि बिनश्री दुबे, जो यहाँ का छोटा छोटा बच्चा बोलता है शेर छाप जिंदाबाद, काली पांडे जिंदाबाद, तो मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, वापस चले गए। मैं 3 दिन पैरोल पर आया, तो क्या राम में अयोध्या लौटे थे तो उनका स्वागत उस तरह हुआ होगा कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ के वासियों से पूछिएगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, रोडों पर लोग गहना बिछा देते थे, तो मैंने दिल जीता, दिल जीता, दिल जीता। दिनकर ने कहा है कि प्रेम नहीं कर्तव्य मार्ग से नरकों कभी डिगाता है, प्रेम सुधा पीकर ही मानव जीवन दान दे जाता है। नेताजी के जवाब में जिन बिंदेश्वरी दुबे का जिक्र आया वो 1984 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद के विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मजदूर यूनियन के नेता रहे हैं, धनबाद में उनकी सियासत रही और चंद्रशेखर सिंह के बाद 1985 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो वो मुख्यमंत्री भी बने। और कमलापति त्रिपाठी के बारे में आप में ज़्यादातर लोग जानते होंगे, कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, यूपी के सीएम और इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट का भी हिस्सा माना जाते थे। अच्छा ये बताइए, नेताजी की ये सब चीज़ें चल रही थी, सियासत चल रही थी, तो ये जो जिसको हम लोग बोलते हैं पारिभाषिक शब्दावली में संगीन अपराधों में मुकदमे, ये कैसे लगने लग गए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जीवन में कभी कोई चोरी का केस नहीं हुआ, कोई रंगदारी का केस नहीं हुआ। अगर कोई केस हुआ तो हत्या का जुर्म लगाया गया। अजीब घटनाएं हैं भाई जी कि एक मनन राय जी प्रमुख यहाँ थे। मैं 15 दिन पहले उनके बेटे ने एक जघन्य अपराध किया था, नगीना बहू के साथ रहते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने के लिए। एक मासूम लड़के का कत्ल करके डेड बॉडी को गायब कर दिया गया था। उस समय एक ईमानदार अफसर था शफी आलम, एसपी। मैं उस मैटर को उठाया, उनके पूरे परिवार जेल गए। फिर उनकी मनन राय जी की हत्या हो गई और जिस दिन हत्या हुई उनके खास समधी पटना में मेरे डेरे पर मछली बना रहे थे। हम लोग दोनों आदमी साथ थे। तो गलत काम जब आदमी एफआईआर होता है तो टिक नहीं पाता है। 3 एफआईआर सेम डे हुई। पहला एफआईआर हुआ, अननोन पर्सन ने किया, तो उसमें हम लोगों का नाम कुछ नहीं था।
फिर उनके बेटे गोपालगंज अस्पताल में बयान दिए तो उसमें नाम आया। तब 7 दिन के बाद एक डाइंग डिक्लेरेशन बनवाया गया। खबरा गोली मारा लोग हिजा काला पांडे, अर्जुन, अवधेश। जिस डॉक्टर को पीट कर लिखवाया जा रहा था वो डॉक्टर मौका मिला भागा और डाइंग डिक्लेरेशन पर दस्तखत नहीं किया है। आज हम पर कोई केस नहीं है। 1-2 चुनाव का केस है। साधु सुभाष यहाँ रहते थे, रंगा बिला दोनों आदमी की हालात थी, कोई रोकने वाला नहीं था। मैंने उन्हें भी चाहा कि आप सभ्य तरीके से जीवन व्यतीत करें। अगर आज हमको 24 साल में एक केस नहीं कोई दर्ज हुआ, और आपको ताज्जुब होगा कि मैंने 55 देशों का दौरा किया। न्यूयॉर्क के हेरिटेज होटल में जो मेरा पहला स्पीच था वो पूरे विश्व के अंदर ये हालात पैदा कर दिया कि कहीं भी कॉन्फ्रेंस होता है तो जरूर मुझे बुलाया जाता है। पूरा यूरोप में, स्विट्जरलैंड से लेकर सारा जगह, अगर मैं अपराधी रहता। क्या था ऐसा उस स्पीच में, थोड़ा बताइए दर्शकों को। उस स्पीच में सबसे बड़ी चीज थी दलित मुस्लिम पर अत्याचारों के बारे में। मैं उस फैक्टर को लाते हुए बताया था कि पहले जात वर्ग की शब्द को, शब्दावली को अलग किया जाए। न कोई मुसलमान है न कोई हिंदू है। इंसान की परिभाषा देते हुए मैं ये साबित करना चाहा किसी जात विशेष पर व्याख्यान नहीं होनी चाहिए थी। एक इंसान पर आप व्याख्यान करें तो ये व्याख्यान सफल रहेगी, और उसका वर्णन करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि जब मेरे हाथ में माइक होती है तब कितना हूं मेरे विरोधी होंगे, मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि आप मेरे साथ रहें। आप मजबूर हो जाइएगा कि मेरे साथ रहिएगा। वो कौन सा दिन है? आपके विरोधियों ने कहा कि, और आपने भी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया किसी दूसरे प्रसंग में, कि जो काली पांडे गोपालगंज में लालटेन छाप, साधु यादव, सुभाष यादव, इन सब की मुखालफत किया करते थे, अब वो उसी पार्टी से एक बार लोकसभा और अब फिर से वापस विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उसी महागठबंधन से जिसमें आरजेडी भी है और आप कांग्रेस के सिंबल पर मैदान में हैं। ये तो आपने ऐसा बात कहा कि मैं राम मनोलोहिया हॉस्पिटल में लीवर प्रोस्पेक्ट था, मैं पढ़ा था। राजीव गांधी जी इस दुनिया से चले गए थे और नेहरू फैमिली ये घोषणा कर दिया कि अब राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जो आदमी 1 साल प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा, राजीव जी के घर में मैं रहता था। कारण ये था कि जिस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सारे लोग रिजाइन दे रहे थे पार्लियामेंट में, मैं राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर 2.5 घंटा बोलते हुए राजीव गांधी का साथ दिया। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन बेंच पर मैं अकेले उनका साथ दिया। आपको लग रहा था कि वीपी सिंह के आरोपों में दम नहीं है? नहीं, दम नहीं है। मुख्य मुद्दा उसमें यह था कि कांग्रेस हटाओ। मुझे बीपी सिंह जी फोन किए कि पांडे जी रिजाइन दे दिए। मैंने एक सवाल उनसे किया कि अगर दोबारा कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो क्या हम सभी लोग रिजाइन दे देंगे? मेरे सवालों का जवाब बीपी सिंह के पास कुछ नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि राजीव गांधी
एक नए रूप में आए हैं। ये व्यक्ति काम करेगा, काम किया, कंप्यूटर युग लाया। उस समय हल्ला अपोजिशन द्वारा किया गया कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन वही जो टिकट काटता था वही 5 दिन के बाद कंप्यूटर पर टिकट काटने लगा, तो बेरोजगारी तो बढ़ी नहीं। और राजीव जी जैसे नेता, आप तो निर्दलीय जीत कर गए थे, फिर उनसे मुलाकात कैसे हुई? इतना प्रचंड बहुमत लेकर आए थे, उन्हें क्या एक निर्दलीय सांसद की जरूरत पड़ गई? देखिए उस समय बैजंती माला, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त जीत कर आए थे। उनको देखने के लिए जितनी भीड़ नहीं होती थी उतनी भीड़ काली पांडे को देखने के लिए होती थी। ये कौन ऐसा व्यक्ति है कि इंदिरा जी के शहादत के बाद इस तूफान को रोकते हुए, सबकी जमानत जब्त कराते हुए इतना अधिक वोटों से जीता है? तो हुआ, लेकिन अकस्मात रिजाइन की बात आई, क्योंकि उस समय अटल जी जीते नहीं थे पार्लियामेंट में। ऑपोजिशन बेंच से अगर कोई मैं प्रश्न उठाता था या बोलता था, एक बार राजीव जी अपने आप बुलाए कि पांडे, तुमको ये इतना वाइटल प्रश्न कहाँ से मिलते हैं? उसका भी एक कारण था कि चरण सिंह जी का सीट मेरे बगल में था, और हिंदुस्तान के राजनीति में आज भी जानकार लोग यही बताएंगे कि जितना डाटा मास्टर रसिया में आज गेहूं का क्या रेट है, सब पेपर का कटिंग रखते थे चौधरी साहब। चौधरी साहब, और उनका एक पीए था मधु, चौधरी साहब को पैरालिसिस मार दिया। तो जितना चौधरी साहब ने क्वेश्चन बनाया था सब मेरे नाम से डालने लगा। तो हाउस के अंदर वकील के पास बिजनेस नहीं हो तो दिन भर बैठे रहता है, हाउस के अंदर रोज स्टार क्वेश्चन आ जाता था। जब मैं बोलता था सदन भी डोलता था, और सदन में बैठे हुए लोग भी पिन ड्रॉप हो जाते थे। कांग्रेस में ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया आपने कांग्रेस? वही 87। जब ये वीपी सिंह, अरुण नेहरू, हाँ। ये सब लोग छोड़ रहे थे तब आप जा रहे थे? और तब जा रहे थे। देखिए मेरा कॉन्सेंस जो अलाउ करेगा वही काम मैं करता हूं, चाहे कोई हो। और आज तक जीवन में थोड़ा सा टाइट आप बोलिएगा तो मैं दूसरा रास्ता अपना कर चला जाऊंगा आपके पास से। ब्राह्मण उस सम्मान का भूखा होता है। रामविलास जी के साथ मैं 19 साल रहा, तो रामविलास पासवान राजीव गांधी के बाद वो व्यक्ति इंसान नहीं था, भगवान था। किसी को एक गरीब भी जाए कुछ बोल देते थे जरूर, ये फोन निश्चित करते थे। पूरा पार्टी मैं देख रहा था। आप रामविलास पासवान जी का जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि काली पांडे जी एलजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव रहे, उत्तर प्रदेश दिल्ली के प्रभारी रहे। तो एक तो दुख जीवन भर सताएगा कि आखिर में उनको बंधक क्यों बनाया गया था। आप बहुत गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये सत्यता है। आप ये कह रहे हैं कि देश का केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बंधक था। किसका बंधक था? बंधक का माने आपने जो मुझसे सवाल किया कि आखिर उस आईसीयू में थे, उनके बेटे मिलते थे, सौरभ पांडे थे, वो मिलते थे, तो अन्य लोगों को क्यों नहीं 1 महीना तक उनका बॉडी दिखाया गया?
क्यों? उनका ये कहना है कि जब कोई पेशेंट क्रिटिकल है तो जो फैमिली के बहुत करीबी लोग हैं, तीमारदार, एक दो वही जाकर देखेंगे, वहाँ पे मजमा थोड़ी ना लगाया जा सकता है। भाई जी, उनके डॉक्टर जो थे, नाम मैं भूल रहा हूं, उनके डेरे पर गए। उन्होंने कहा कि आज के तारीख में पांडे जी वो क्रिटिकल पोजीशन में नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमसे वरिष्ठ आदमी उस पार्टी में कोई नहीं था, कोई नहीं है। तो सिर्फ उनको दिखाने में इन लोगों की क्या दिक्कत थी? लोग ये तो नहीं कहेंगे कि आप अब एलजेपी के बजाय कांग्रेस से लड़ रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान के बारे में ये सब कह रहे हैं? अब चिराग पासवान एक बेटे के तरह है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? क्यों नहीं लड़े इस बार आप झोपड़ी छाप से? 2015 में तो आप इन्हीं पप्पू पांडे के खिलाफ करीबी मुकाबला हारे थे, तब आप एलजेपी में थे। क्या महागठबंधन वाला चक्कर आपको भी हो गया कि ये जेडीयू भाई जी, मैं आपको सारा कहानी बताया कि मैं सिंबल के लिए भेजा था। वो कैमरे पे नहीं बताया था, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, मेरे रिलेशन जानकी शरण पाठक अधिवक्ता हैं। खालिद साहब ने मुझे फोन किया कि पांडे जी सिंबल पटना से मंगवा लीजिए। मैं उनको भेजा ऑथराइज लेटर देकर। एक कोई पौन है उनके यहाँ, बताए थे पौन से मिल लेना। जब पौन के पास गए, ये सिंबल दीजिए, तो पौन ने कहा कि आप 12 बजे आइए। फिर मेरे रिलेशन 12 बजे गए तो पौन ने कहा कि सौरभ पांडे का अभी आदेश नहीं हुआ है। तब हमको ये फोन किए। सौरभ पांडे चिराग पासवान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी समझ लीजिए आप जी। तब हमको ये फोन कीजिए कि इस तरह की घटना है, 12 बजे फिर शाम में बुला रहा है। हम 1 मिनट आप मत रुकिए, चले आइए। होनी अनहोनी होनी है, होनी का काम निराला है। जब जगदीश्वर ही मुझसे रूठे हैं तो कौन बचाने वाला है? वही हालात उनका हो गया है। एक सौरभ पांडे के चलते पूरी पार्टी खत्म हो गई। क्या मैंने रिजाइन दिया हूं? क्या मैं रिजाइन देकर टिकट लिया हूं? 11 तारीख की घटना उन्होंने किया। तो काली पांडे जैसा आदमी का टिकट सौरभ पांडे फाइनल करेंगे, तो मरने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। रामविलास जी का दाह संस्कार सबसे लेकर सब मैंने पूरा किया। दुख लगा, मैंने चुनाव लड़ने का विचार छोड़ दिया। लेकिन लगभग 6:30 बजे के करीब तेजस्वी यादव का फोन आया, क्योंकि लालू जी गोपालगंज के हैं, मेरे बचपन से मित्र हैं। अच्छा। और मित्रता ऐसी है कि मुझे कहीं भी वो जेल में रहे। 80 में आप लोग एक साथ विधायक थे, वो सोनपुर से और आप यहाँ से। यहाँ से तो न जाने क्यों मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता हूँ और मुझे बात करने में उनसे बड़ा मजा आता है। रामविलास जी भी जानते थे, कहीं उनको मैंने छोड़ा नहीं, किसी जेल में गए। अब मैं सोया था, तब तक तेजस्वी जी का फोन आया, पांडे जी आपको चुनाव लड़ना है। भैया अजीब सवाल करते हो, सीट आपने कांग्रेस को दे दिया और आप कहते हैं ये आपको हमारे पार्टी से लड़ना है। क्यों मूर्ख हमको बनाया जा रहा है?
तब तक राहुल जी के यहाँ से आधा घंटा के बाद फोन आया। तो चूंकि कांग्रेस मेरा पुराना घर था, उसमें भी 18 साल रहे थे, तो अब मैं सोचा कि पुराने घर में जाने के लिए, अब उस घटना का विस्तृत से वर्णन नहीं करूंगा। मैं आया, पहले नॉमिनेशन किया, तब उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग किया, तब उसके बाद से सिंबल मिला। कांग्रेस आपका इतने लंबे समय तक घर था, तो फिर कांग्रेस छोड़ी क्यों थी? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब इंदिरा फैमिली ने राजीव जी के हत्या के बाद ये घोषणा कर दिया कि अब राजनीति से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, मैं 3 बार सोनिया जी से पूछा कि हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि मैं टॉप पर था। नरसिंहा राव जी, चौहान, ये लोग कहते थे कि पांडे जी राजीव गांधी ये गलती करते हैं, आप उनको कह दीजिए। तो नरसिम्हा राव उनकी कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर थे, वो आपसे कहते थे? सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, आप किचन कैबिनेट में थे। नरसिंहा राव जी मेरे अभिभावक ही नहीं, एक गार्जियन थे। तो जो बात आपने कहा कि बहुत बातें थी कि वो लोग मशक कर रह जाते थे, हम बेबाक बोलता था। सब लोगों का सम्मान किया। रेल यात्रा शुरू हुई, 24 घंटा मैं ही साथ रहता था। जब सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सीताराम केसरी जी से पटता नहीं था, तो रामविलास जी से मुलाकात हुई पार्लियामेंट के अंदर। ये पांडे जी आप हमारे साथ आ जाइए। रामविलास जी ने जो सम्मान मुझे दिया। तो आप जनता दल में चले गए थे पहले? भाई, जनता दल में तो मैं कभी नहीं न गया। आपने कहा कि सीताराम केसरी के ज़माने में मेरी नहीं पड़ती थी, तो सीताराम केसरी के ज़माने में तो जनता दल था। सीताराम केसरी कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट थे जी। राजीव गांधी नवंबर 1996 में वो नेशनल प्रेसिडेंट बने, जब पीवी नरसिम्हा राव को समन मिलना शुरू हुआ लखूभाई पाठक और दूसरे मामलों में जी। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्हीं की चलती थी। राजीव गांधी के मरने के बाद तब मैंने कांग्रेस छोड़ा नहीं। जब सोनिया गांधी ने साफ कह दिया कि पांडे जी अब राजनीति से मतलब नहीं है, तो मैं रामविलास पासवान के साथ आया, फिर अपने घर में वापस चला गया। नहीं इनका पार्टी छोड़ा हूँ अभी तक। पर सोनिया गांधी तो 1998 में ही आ गई थी कांग्रेस संभालने के लिए। आप कह रहे हैं कि आपके सोनिया गांधी से नहीं, गलत बात मत बोलिए। सोनिया जी राजीव गांधी के हत्या के बाद जब उन्होंने घोषणा किया जी कि अब राजनीति से मतलब नेहरू परिवार को नहीं है, ये घोषणा राजीव गांधी के हत्या के तुरंत बाद था। बिल्कुल। तो हम लोग असहाय महसूस करते थे कि अब राजीव जी चले गए तो किसके साथ आदमी रहे। तब आदमी रामविलास पासवान के पास आया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि 1998 में सोनिया गांधी वापस कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई, तो आपको लगा नहीं तब कि अपने पुराने घर चले जाएं? बड़ी देर से याद आई पुराने घर की। नहीं, कोई घर छोड़ा नहीं जाता है। वही सोनिया जी ने जब अगर कहती कि राजीव जी के हत्या के बाद मैं राजनीति करने पर विचार करूंगी, लेकिन उनका घोषणा था कि अब राजनीति से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रामविलास पासवान के साथ मैं जुड़ चुका था और सोनिया गांधी का पदार्पण तब हुआ जब सीताराम केसरी को कांग्रेस की हालात जब गिरती जा रही थी, तब सोनिया जी आकर सत्ता संभाली। तो किसी के साथ में था
तो उसको छोड़ नहीं सकता था, इसलिए। अच्छा, एक बात बताइए नेताजी, पहले आप राजीव गांधी के साथ थे, उनकी एक पॉलिसीज़ थी, नीतियाँ थी, फिर आप रामविलास जी के साथ गए जो राजीव की नीतियों को गलत बताते थे। मैं ये और भी नेताओं से पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि नेता जब पॉलिटिकल पार्टी स्विच करते हैं तो वो आइडियोलॉजिकल रीअलाइनमेंट कैसे होता है? सबसे पहला सवाल आपने पूछा, रामविलास जी उस समय अलायंस में आए, कांग्रेस में भी रहे। जब गुजरात की घटनाएं हुई तो उन्होंने रिजाइन दिया, हाँ, तब उन्होंने एनडीए से रिजाइन दिया था। रिजाइन दिया जी। और गुजरात में 94 दिनों तक वो बिताए, और एक आग जो जल रही थी उसको शांत करने में बहुत बड़ा हाथ था, और उनकी मेंटेलिटी कांग्रेस से ही जुड़ी हुई थी। रामविलास पासवान ने एक 2004 से 2014 वाला, जब वो यूपीए का हिस्सा थे, पूरी जिंदगी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की। जब 1969 में वो पहली दफ़ा अलौली से जीते, 77 में छपरा से जीते, छपरा से तू कभी चुनाव नहीं लड़े। सॉरी, हाजीपुर से, माफ़ करिएगा। ऐसी बात आप बार बार पूछ रहे हैं। आज के युग में कब क्या होगा, नेता कब क्या करेगा, ये कहना मुश्किल है। उन्होंने मनमोहन सिंह के कैबिनेट में भी मंत्री रहे, तो कांग्रेस की अगर आइडियोलॉजी गलत थी तो ये कोई क्यों कांग्रेस के मंत्री बने, ये नहीं बात। फिर वो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी मंत्री बने। हाँ, बने। नरेंद्र मोदी की भी कैबिनेट में मंत्री बने, और उसका गुनाहगार रामविलास पासवान नहीं थे। उसका गुनाहगार कोई था तो उसका नाम काली पांडे है। जरा विस्तार से बताइए। अब कितना विस्तार से मैं बताऊं? कब कब आप ऐसे बैठते हैं तसल्ली से कैमरे के आगे, बता ही दीजिए। कारण ये था कि मैंने देश के हवा के रूह को पहचाना, जी। और ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आ जाएगी। मैंने गया राजनाथ सिंह जी के यहाँ, बहुत मानते हैं हमको। तूने पहला सवाल हमसे किया कि पांडे जी, रामविलास जी से बात कीजिए कि हम लोगों का हिस्सा बन जाए। बात की शुरुआत हुई, मुलाकात हुई। दुर्भाग्य था कि सोनिया गांधी के यहाँ गए, सीट का ऑफर किए, तो उस समय लालू जी हावी थे सोनिया जी पर। कोई चारा नहीं दिखा तो हम लोग चले गए एनडीए के साथ, क्योंकि जो नेता स्वर्गीय गफूर साहब एक बात हमसे कहे थे जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था। आप अब्दुल गफूर की बात कर रहे हैं। हाँ, अब्दुल गफूर यहाँ पर बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं। 1972 में चुनाव हुए, केदार पांडे मुख्यमंत्री बने, और फिर 1974 में केदार पांडे को हटाकर 73 में, माफ़ करिएगा, अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री लगाया गया था। यहीं गोपालगंज से ही थे। हाँ, गोपालगंज से ही थे। जी। तो मैं पार्लियामेंट से बहुत गायब रहता था। गफूर साहब तब ये हाउसिंग और इन सब के मिनिस्टर हुआ करते थे, है ना? शहरी विकास। शहरी विकास बाद में दिया गया था फिर। तो गफूर साहब ने एक बात कहा, तिरते अब एक बात कहियो ना जीतबे। नहीं चाचा, ये क्या सवाल करते हैं आप? तो तुम रोज क्षेत्र में दौड़ते हो, मैं कहीं जाता हूं तो अब पूछा कि क्यों? अच्छा देख, राजनीति में हवा पहचाना जाला।
दौड़ले आ काम कैले के वोट ना देला। हम हवा का रुख पता करते हैं ये किस पार्टी का हवा है, उसी से टिकट लेकर लड़ जाते हैं, चुनाव जीत जाता हूं। जब तक हवा का रुख नहीं पहचानोगे तब तक चुनाव नहीं जीत सकते हो। कभी काल मुझे ये बातें याद आती है कि जितना मैं आज भी मेहनत करता हूं, हारने और जीतने का कोई फर्क मुझ पर पड़ा नहीं आज तक। ये हारने में क्या घटा है, जीतने में क्या मजा है। अगर आप में क्षमता हो तो जीत हार का कोई असर नहीं पड़ता है। दिल्ली के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर अपने को जो मैं स्थापित किया था, आज भी दिल्ली में अगर राष्ट्रपति के यहाँ जाना हो तो 1 सेकंड समय नहीं है। कोई मंत्री के यहाँ कोई काम हो तो मैं परिचय के लिए मुहताज नहीं हूँ। यहाँ 15,000 लोगों का मैं प्राण बचाया। किसी का किडनी खत्म था, किसी का लीवर खत्म था। और दुर्भाग्य है यहाँ जब कोई बीमार पड़ता है तो पटना या गोरखपुर चला जाता है। यहाँ डॉक्टर तब तक आपको नहीं छोड़ते हैं जब तक ये कन्फर्म हो जाते हैं कि ये मरेगा तो रेफर टू ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो मैं लाता हूँ, ले जाता हूँ, एस्कॉर्ट से लेकर सभी में मेरे मित्र हैं, इलाज कराता हूँ। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी विदेश व्यापार। विदेश जाने के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया लोग ठगे थे, सबको पकड़वाया और अभी तक 14 करोड़ रुपया रिकवर कराया। हमारा डेरा है सरिता विहार, उसके सामने जामिया मिलिया ये सब है। तो ठगने वाले लोग गोपालगंज सीवान के 20,000 हैं और ठगाने वाले लोग गोपालगंज सीवान के 4 लाख से ऊपर लोग हैं जो ठगी का शिकार होकर घूम रहे हैं। तो मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आज भी रात दिन मैं काम करता हूँ। वर्तमान में आएंगे, पर पीछे की एक और चीज़ पूछ लेता हूँ। एक फिल्म आई थी प्रतिघात, एन चंद्रा की, उसके साथ आपका नाम गोपालगंज के लोग बहुत जोड़ते हैं कि साहब काली पांडे तो वही हैं जिन पे प्रतिघात फिल्म बनी थी, प्रतिघात फिल्म में विलेन का नाम काली था। ये क्या ऐसे कनेक्शन जोड़ दिया गया? बोले लुक्स भी मिलता था। भाई साहब थोड़ा सा वहाँ चले जाएं तो बात कर लें। भाई जी, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रतिघात फिल्म बना और हजारों काली पांडे जैसे लोग इस इंडिया में पैदा है। लेकिन न जाने क्यों जब काली प्रसाद नाम आया तो मुझसे जोड़ दिया गया। हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में वो फिल्म हिट की। हमसे लोगों ने कहा कि पांडे जी बहुत अभद्र दिखा रहा है। मैंने कहा, जब फिल्म देखा मैं तो मैं देखता हूं कि जज के सामने एक लड़की को नंगा किया जाता है। जज खुला जंगला से देख रहा है और जब नंगा उसको किया जा रहा है तो जंगला बंद कर लेता है। जो न्याय देने वाले लोग हैं वो जब आपत्ति नहीं किए, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति के रूप में उस फिल्म को मंगाकर राष्ट्रपति भवन में दिखाया और मुझे बुलाया कि पांडे जी बड़ा अभद्र चीज दिखा रहा है। तो मैं हमसे क्यों पूछते हैं, जज साहब से पूछिए उनके सामने जी। ये बातें हैं। तो प्रतिघात फिल्म
मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता तो डायरेक्टर पर केस करके करोड़ों रुपया वसूल सकता था, लेकिन बहुत उस फिल्म से हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड तक मेरा नाम हुआ। तो एक लोग पब्लिसिटी अपने नाम के लिए कराते हैं, फोटो छपवाते हैं, लेकिन वो फिल्म मुझे हीरो बना दिया। उसमें क्या है, काली प्रसाद जी। तो काली प्रसाद जी एक ही काली प्रसाद जी नहीं है, हजारों काली प्रसाद जी हैं। लेकिन ये जैसे मुझे क्यों इस फिल्म से जोड़ दिया गया, ये मेरा सौभाग्य था। और इस फिल्म से मुझे बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिली। प्रतिघात अगर आपने नहीं देखी है तो खोज कर देखिए। 86 या 87 में रिलीज़ हुई है एन चंद्रा की फिल्म। इसके बाद तेज़ाब आई थी, उनकी ट्रिलॉजी का हिस्सा है, और जो एक बॉलीवुड के लिए टर्म यूज़ होता है और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि एतराज़ तो लोगों को इस शब्द पर भी है। स्लीपर हिट, कम बजट की फिल्म, बहुत सक्सेसफुल फिल्म प्रतिघात ऐसी फिल्म है। एक आखिरी सवाल, घात प्रतिघात की बात हो ही रही है, यहाँ पर आपके विरोधी हैं जो जेडीयू के टिकट पर मैदान में हैं, पप्पू पांडे। पिछली दफ़ा आप लगभग 3300 वोटों से उनसे हारे थे। आप एलजेपी से थे, वो जेडीयू से थे। अब उनके एलआई बदल गए, तब भाजपा आपके साथ थी, अब भाजपा जेडीयू के साथ है, और फिर से आप मैदान में हैं। और पप्पू पांडे लगातार सुर्खियों में रहे हैं। अभी पिछले दिनों जेपी यादव पर जो हमला हुआ उसमें उनका जिक्र आया, सबका आया। तो लोग कहते हैं कि ये दो बाहुबलियों की लड़ाई है, एक पुराना बाहुबली, एक नया बाहुबली। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम इसको इस तरह से देखते हैं कि मैं 15 का भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। अच्छा। लेकिन जब इंटेलिजेंस ब्रांच का रिपोर्ट हुआ कि एक ही आदमी है काली पांडे जो लड़ सकते हैं, तो मुझे जबरन रामविलास जी चुनाव लड़ाए। कारण था कि जिले के अंदर इतनी बड़ी रंगबाजी बढ़ गई थी, इतना बड़ा रोड रॉबरी बढ़ गया था, रोज कहीं ना कहीं डकैती। और ये पप्पू पांडे इंसान के नाम पर एक हत्यारा है। ये साम्राज्य चलाकर वो 3 बार विधायक बना। इतना भय क्रिएट किया था कि कोई उसके विरोध में बोलने वाला नहीं था। तो मैं अकस्मात आया, लड़ा, प्रशासन एकदम हाथ गोड़ धोकर उसका मदद कर रहा था। और कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो अलायंस मेरे साथ था, तो नोटा पर वोट दे दिया 7200। तो अगर 7200 वोट तुझे उससे नहीं मिला रहता तो मैं एमएलए रहता, एमएलए बन गया। कोई काम मैं जीवन में अधूरा नहीं छोड़ा। इस बार भी मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। क्या है काली पांडे का मिशन? हमारा सबसे बड़ा मिशन है किसके भाई पर 150 से ऊपर मुकदमे हैं। आप सतीश पांडे का जिक्र कर रहे हैं? जी। और उस 150 मुकदमों में आप देखेंगे कि सबसे अधिक हत्याएं कराया है तो पंडितों का कराया है। दूसरे नंबर में भूमिहार आते हैं, राजपूत भी आते हैं। अब इसके खिलाफ कोई डर के मारे बोलता नहीं था। जब एक चीज भाई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब चुनाव कमीशन ने इस बार निर्देश दिया सभी पार्टी को
कि किसी अपराधी छवि को वाले व्यक्ति को तुम टिकट मत दो। तो आज भी इस पर 22 से 23 केस है। ताजुब है कि पटना में रंगदारी मांगने का है। अनेकों केस रंगदारी का है। तो इस महामहिम जी को, जिनका नाम पप्पू पांडे है, नीतीश जी ने घोषणा किया कि जो अपराधी छवि के लोग हैं उनके पत्नी को टिकट दिया जाएगा। तो फिर क्यों नीतीश जी से टिकट दिए? उनका अपने उनके समर्थकों का बचाव में ये कहना है कि ये सब आरोप हैं, कोई भी किसी भी केस में कोर्ट से सज़ा नहीं हुई, क्योंकि सज़ा होती तब तो अपने आप अयोग्य हो जाते लड़ने के। वो भी यही कहते हैं कि राजनीतिक रंजिश में मेरे खिलाफ मुकदमे हुए। ये राजनीतिक रंजिश है भाई जी। एक पटना का ठेकेदार है, नीतीश कुमार के गांव का ठेकेदार है। वो रेकॉर्ड किया 50 लाख नहीं दोगे तो हत्या कर देंगे। वो बड़ी शान से था कि नीतीश जी मेरे गांव के हैं, मैं जाऊंगा तो सुनेंगे। जब वो गया वहां तो वहीं पप्पू पांडे भी बैठा था। लौट कर आकर पटना थाने में केस किया। गलत आरोप 1 लग सकता है, 2 लग सकता है, 22 और 23 कैसे लग सकते हैं? देखिए, आदमी पाप करता है ना, बड़ा मजा आता है। इसका पाप से लोग मुक्ति चाहते हैं और इस बार मैं मुक्ति दिला दूंगा। राज को मैं दफन कर दूंगा। एक हालांकि मैंने आखिरी सवाल बोला था, आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव से आपकी पुरानी मित्रता थी, आप उनकी पार्टी के टिकट पर मेरे ख्याल से 1999 में लोकसभा भी लड़े थे। और आपने साधु और सुभाष यादव का जिक्र किया, तो ये तीनों ही नाम हैं और राबड़ी देवी भी, ये चारों ही नाम गोपालगंज से जुड़े हुए हैं। तो कोई कहता है कि जब उनका दौर आता था तो उनकी रिट चलती थी। मुझे कल बड़े किस्से सुनाए गए कि साधु यादव आते थे तो ऐसा होता था, वैसा होता था। सत्य है ये सब? ये गोपालगंज सब बाहुबलियों के लिए या रंगदारों के लिए या दबंगों के लिए ही क्यों विख्यात है? देखिए, साधु यादव जी और सुभाष यादव, लालू जी को ले डूबने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, कैसे? अब ये सब कहानी पर मुख्यमंत्री थे लालू जी, गाड़ी चलती थी इन लोगों के साथ 100 उसको मैंने रोक दिया। ये लोग इतना तबाह हो गए कि भाग कर लालू यादव के यहाँ गए। तो लालू यादव ने पूछा कि अब रंगदारी आपकी सब काम नहीं कर रही है। एक औरत थी वार्ड सदस्य, मीटिंग में उसको साधु यादव हाथ चला दिया तो मैंने तुरंत कोर्ट में केस कराया, वारंट निकलवाया। लालू जी में एक खासियत है जो कोई नेता में नहीं है। कितना हो आप विरोध कीजिए, कितना हो गाली दीजिए, तो अंदर वो नहीं रखते। ये काली पांडे हमको गाली दिया तो इसका जवाब देना है, ये लालू जी कभी नहीं करते। और सभी जात वर्ग का सम्मान करते हैं। अभी आप ये बातें कह रहे हैं कि माइक पे लेकिन लोग बोले कि जब 1999 में काली पांडे आरजेडी से चुनाव लड़े तब यही साधु यादव सुभाष यादव थे जो उनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे, तब कोई खोट नहीं दिखा। अब खोट बता रहे हैं क्योंकि वो परिवार से अलग हो गए। वो लोग क्या मेरा प्रचार करेंगे? साधु मीन्स लालू यादव, सुभाष मीन्स कि उनके साले हैं। इसके अलावा क्या क्वालिटी थी? पुरानी बातों का जिक्र न करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा,
चूंकि आप पुराने ज़माने से नए ज़माने तक आए हैं, एक गोपालगंज में डायलॉग चलता था कि डीएम साहब नहीं माने तो तीसरी मूर्ति लग जाएगी, क्योंकि कलेक्ट्रेट में एक मूर्ति जी कृष्णैया की लगी हुई है जो मुजफ्फरपुर में मारे गए, एक मूर्ति महेश नारायण शर्मा की लगी है। ये जी कृष्णैया वाला प्रकरण तो मुझे विस्तार से पता है, महेश नारायण शर्मा वाले प्रकरण पर अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें। नहीं, एक तो सबसे बड़ा चीज है कि उसमें नेताजी जो आज नहीं है, जी, महेश शर्मा के मर्डर केस में, महेश शर्मा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, कलेक्टर थे। महेश शर्मा के मर्डर केस में इन लोगों ने चाहा कि काली पांडे का नाम इसमें भी घुसवा दें, अच्छा, लेकिन सारे ऑफिसर्स जितने गोपालगंज के थे एक डेलीगेशन लेकर सीआईडी के आईजी से मिले और कहे कि इसको पॉलिटिकल केस बनाया गया तो ठीक नहीं होगा। हमको भी नहीं पता था कि ये कौन साधु धर्म परसा में रहता था, संत ज्ञानेश्वर उर्फ सदानंद त्रिपाठी, उर्फ गुंडा त्रिपाठी कहे तो अच्छा होगा। जी, तो वो यहाँ साम्राज्य बनाया था। अब उस साम्राज्य को डीएम, भागवत परसा गांव में था। हाँ, उस साम्राज्य को डीएम साहब ने बुलडोजर चलवा दिया। जो पकड़ा गया भाई जी, अगर नहीं पकड़ा जाता तो कितने लोगों का नाम आता। कौन पकड़ा गया? परमहंस चौधरी। घटना के समय जब भाग रहा था जी, तो कोई पकड़ा गया। मैं पटना था सेक्रेटेरिएट में, तो बड़ी जोरों की हल्ला उसी समय हुई कि डीएम साहब को संत ज्ञानेश्वर ने ही मरवाया है बम। तो उसमें चर्चा करना ही, जब मेरा नाम नहीं था, कुछ नहीं था, तो उस मर्डर से क्या ताल्लुकात हो सकता है? क्यों मेरा नाम जोड़ा गया? तो उसमें तो कहीं कुछ मेरा एक्टिव नहीं, मैंने आपका नाम नहीं जोड़ा। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि चूंकि ये एक बड़ी घटना हुई थी जिले में, तो आपके पास उसके बारे में क्या जानकारी है। मैंने आपका नाम नहीं जोड़ा। बस यही जानकारी है कि उस संत ज्ञानेश्वर का जो साम्राज्य था, इन्होंने बुलडोजर चलवाया और ये हत्या उसी के चेलों का देन था, जो मैं जानकारी मुझे प्राप्त है। ये बताइए, गोपालगंज में इतना क्यों एकदम माफिया, अपराध, इन सब का क्यों जिक्र होता है? पढ़े लिखे लोग तो यहाँ भी होंगे, यहाँ के लोग भी अच्छी जिंदगी जीना चाहते होंगे, शांति की जिंदगी जीना चाहते होंगे, बात कहाँ अटक जाती है? जब प्रशासन लच्चर हो जाता है, अपने दायित्वों को निभाने में अपंग साबित होता है, तो अपराध बढ़ेंगे ही ना। नीतीश जी आए तो अपराधों पर रोक लगाए, ये सही बात है। 36,000 ट्रायल कंप्लीट किया, लेकिन न जाने नीतीश जी को क्या हुआ कि जितने माफिया डॉन थे, अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, सबको मिलाया। अब प्रशासन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। सूरजभान तो आपकी एलजेपी पार्टी में नहीं थे? उसके बाद आए एलजेपी। तो आप नहीं रोके उनको? मैं क्यों रोकूं? मुझे रोकने से क्या फायदा है? सूरजभान सिंह आए, आनंद मोहन आए, लोग आते हैं जाते हैं, आए यहाँ एमपी बने, एमएलए बने, स्थितियां बदली। पार्टी के प्रेसिडेंट रामविलास जी थे, मैं रोकने वाला कौन था? पप्पू यादव भी आए इस पार्टी में, आए भागते गए। पप्पू यादव ने 2004 का लोकसभा चुनाव एलजेपी के सिंबल पे लड़ा था। जी,
चलिए आप आपने बहुत विस्तार से जवाब दिए काली पांडे जी, बहुत बहुत आपका आभार। और मुझे लगता है कि गोपालगंज और गोपालगंज के बाहर बिहार और देश में जहाँ जहाँ आपका जिक्र आएगा, अब ये बहुत सारी बातें हमने सीधे आपके मुंह से सुन ली, तो थोड़ा सा मिथकों में सत्य का गाढ़ापन शायद बढ़े। आप देख रहे हैं ललन टॉप। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। आपको मैं एक बात बता दूं कि सिर्फ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 2 केस है मुझ पर एक कोई केस नहीं है। तो ये कहना कि काली पांडे बाहुबली है, हाँ इतना जरूर है कि चाहे हिंदुस्तान का कितना हो बड़ा गुंडा हो, न जाने काली पांडे के व्यक्तित्व से दूर रहना चाहता है। क्योंकि मैं अगर किसी को गोली आप मारते हैं तो क्षणी को मर जाता है, एक कलम कभी नहीं मरती है। जो भी काली पांडे का नाम है वो कलम की ताकत है कि मैं अपने लेखनी से, लेखक भी हैं आप? मैं तो कोई विद्वान हूं नहीं कि मैं लेखक बन सकूं, लेकिन मेरी लेखनी में वो शक्ति है कि सारे अफसर यहाँ गलत काम करने से डरते हैं। और अच्छे से अच्छे चोर डीएम जो यहाँ थे वो फंसे। और ये जरूर है भाई जी आपके आशीर्वाद से कि हर अफसर जितना मेरा सम्मान करता है उतना दूसरा किसी नेता का नहीं करता है। चलिए, चुनाव की वेला है, मतदाताओं के सम्मान की वेला है। नेताजी का संवाद आपने सुना, अब आपकी बारी है। देखते रहिए दी ललन टॉप।